हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर के बारे में, यानी कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। इसे आप अभिक्रिया की दर बोल सकते हैं या फिर अभिक्रिया का वेग बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले सूत्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। सूत्र आप यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, या फिर आप अभिक्रिया की दर भी लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया था अभिकारक, या फिर इसके अलावा आप उत्पाद भी यूज कर सकते हैं। तो अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो वही यहाँ पे लिखना है आपको, सांद्रता में परिवर्तन। ये इतना हो जाएगा यहाँ पर अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और बट्टे में यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं परिवर्तन में लगा समय। इस प्रकार से परिवर्तन में लगा समय। तो अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करके परिभाषा बनाते हैं तो ध्यान दीजिए आप बताएंगे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। या फिर यहाँ पर आप समय को एक मान लीजिए, यानी कि समय को इकाई मान लीजिए। तो अगर आप समय को एक मान लेंगे तो आप बताएंगे कि एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर समय को आप एक यानी कि इकाई मान लेते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि एकांक समय में किसी अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए वही यहाँ पे लिखा गया इसमें कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या फिर वेग कहते हैं। जैसे कि इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक अभिक्रिया लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए पहले इसमें यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। इसके बाद दर हो जाएगा स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। तो अब इसमें ध्यान दीजिए आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों यहाँ पर अभिकारक हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी ये दोनों यहाँ पर उत्पाद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी दिया गया है, इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। याद रखिएगा, रस समीकरण मिति गुणांक। इसके अलावा यहाँ पर ए और बी जो कैपिटल दिए गए ये दोनों अभिकारक, सी और डी दोनों उत्पाद, और बाकी ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो दिया गया है इसको बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग इस अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग। तो जब यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो इसमें आपको ये एक पॉइंट याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग लिखते समय इसमें जो रस समीकरण मितीय गुणांक हैं इनसे भाग दिया जाता है इसमें, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है इसमें हम लोग रस समीकरण मितीय जो गुणांक होते हैं इससे भाग देते हैं। तो जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ये अभिकारक है आपका ए, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसका वेग लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया था अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ पर अभिकारक जो ए है इसकी सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे परिवर्तन को डी ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बटे परिवर्तन में लगा समय यानी कि डी टी, इतना लिखते हैं अगर इसका वेग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका रस समीकरण मिति जो गुणांक दिया गया वो स्मॉल ए, तो इससे यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे, इस प्रकार से लिखा जाए। इसी प्रकार अगर हम लोग बी का लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा अभिकारक यानी कि बी, इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या दिया गया बी, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे स्मॉल बी से। अब इसके अलावा भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता में हमेशा कमी होती है, इसलिए यहाँ पर इनके आगे जो है आपको चिन्ह प्रदर्शित करना है माइनस, क्योंकि इनमें कमी होती है। इसी प्रकार जब आप उत्पाद का लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे सी का लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा डी, इसके बाद सी, यानी कि
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर रस समीकरण गुणांक क्या दिया गया आपका c, तो यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे स्मॉल c से। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सांद्रता में परिवर्तन लिखा है इसके लिए हमने d का प्रयोग किया है। आप चाहे तो यहाँ पर d की जगह पर डेल्टा का प्रयोग भी कर सकते हैं। डेल्टा का मतलब यहाँ पर हम लोग परिवर्तन के लिए यूज करते हैं, यानी कि जैसे ये दिया गया है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे जैसे d में लिखा है तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं डेल्टा d बटे परिवर्तन में लगा समय, और इनटू यहाँ पर आप भाग करेंगे इसको 1 बटे स्मॉल d से। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन लिखना है तो इसे चाहे तो डेल्टा से प्रदर्शित कर दीजिए या फिर स्मॉल d से लिख दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन है। बस आपको इतना याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसमें जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उनसे यहाँ पर भाग देना है। इसके अलावा जो अभिकारक होंगे उनमें कमी होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो अभिकारक थे ए और बी, इसलिए दोनों का वेग अलग अलग यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों को प्लस करके नहीं लिखना है आपको। इसका वेग इस प्रकार से लिखा जाएगा, बी का वेग फिर इस प्रकार लिखेंगे। अगर इसमें हम लोग अभिक्रिया का जो वेग है इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अगर अभिकारक जो है वो गैसीय अवस्था में है तो फिर अभिक्रिया के वेग का जब मात्रक लिखेंगे तो वहां पर लिखा जाता है वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या फिर वायुमंडल मिनट इनवर्स। याद रखिएगा, मात्रक वैसे तो प्रयोग करते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन अगर अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उस समय अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक लिखते हैं वहां पर लिखा जाता है वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या फिर वायुमंडल मिनट इनवर्स। इसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब ध्यान दीजिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला होता है अभिक्रिया की सांद्रता। ये अभिक्रिया के वेग को जो है प्रभावित करती है। तो इसमें पहला कारक आप यही बता सकते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता। तो सांद्रता जो है यहाँ पर अभिक्रिया की, वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। इसके अलावा दूसरा कारक आप बता सकते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो होता है ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर बता सकते हैं आप अभिकारक। तो अभिकारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। आप अभिकारक का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिया कारकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रकाश, ये भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। व फिर आप कह सकते हैं ताप। तो यहाँ पर ये जितने भी कारक दिए गए ये सभी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें पहला अभिक्रिया की सांद्रता, उत्प्रेरक, इसके अलावा अभिकारकों या फिर क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रकाश व ताप। तो ये सभी जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।